हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 प्रोग्रामिंग टूल्स एंड स्टैंडर्ड्स का दूसरा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि सर्टेन कोडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जो कि आपको रिकमेंडेड है कि फॉलो करना चाहिए, और कुछ गाइडलाइंस के बारे में जो कि कोडिंग करते वक्त मीन्स डेवलपमेंट फेज में ऑफ HTLC इसे ध्यान में रखना चाहिए, इसे कंसीडर करना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कोडिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस क्या होते हैं, सर्टेन कोडिंग स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि आखिर इसका एडवांटेज क्या है, आखिर हम क्यों कोडिंग स्टैंडर्ड्स कोडिंग गाइडलाइंस को फॉलो करें, हमें क्या मिलेगा फॉलो करके, तो ये हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस क्या होते हैं। Different modules specified in the design document are coded in the coding phase according to the module specification। जो सॉफ्टवेयर डिजाइन के बाद डिजाइन डॉक्यूमेंट रेडी होता है, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिजाइन को डिटेल में स्टडी कर लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है, देखिए एक बार ओवरव्यू हम दे दे रहे हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला फेज होता है, उसके 4 स्टेप होते हैं, है ना। वो 4 स्टेप के बाद हमें एज आउटपुट SRS डॉक्यूमेंट मिलता है। वो SRS डॉक्यूमेंट जाता है डिजाइन टीम के पास, जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है ना, हाई लेवल सॉल्यूशन बनाती है। उसके बाद वो आता है किसके पास, वो जो डिजाइन डॉक्यूमेंट आता है वो जाता है डेवलपमेंट फेज के पास, और डेवलपमेंट वाली जो टीम होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या करती है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है, मीन्स एक्चुअल में कोडिंग करती है। तो ये जो कोडिंग वाला फेज है, यहाँ पे क्या किया जाता है, उस डिजाइन डॉक्यूमेंट के सहारे जैसे जैसे डिजाइन डॉक्यूमेंट में बताया गया है वैसे वैसे कोड किया जाता है। द मेन गोल ऑफ द कोडिंग फेज, मेन गोल क्या होता है कोडिंग फेज का, इज टू कोड फ्रॉम द डिजाइन डॉक्यूमेंट, उस डिजाइन डॉक्यूमेंट से कोड करना, prepared after the design phase through a high level language and then to unit test this code। एक हाई लेवल लैंग्वेज में इसे क्या करना, कोड करना सारे डिजाइन को, जो भी रिक्वायर्ड डिजाइन है, और इसे फिर यूनिट टेस्टिंग करना। अब यूनिट टेस्टिंग क्या होता है वो हम लोग जस्ट इसके बाद का जो यूनिट है टेस्टिंग, उसमें हम लोग समझेंगे। So, good software development organizations want their programmers to maintain to some well-defined and standard style of coding कॉल्ड कोडिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए कोडिंग स्टैंडर्ड क्या है, जो अच्छे डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे क्या सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सारे अच्छे ही हैं, ठीक है, हम लोग अच्छे ही होते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, अपने सर्टेन रूल्स और सर्टेन रेगुलेशंस रखती है कोडिंग, जिसे कोडिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, वेल डिफाइंड, कि आपको किस प्रकार से कोडिंग करना है। इससे हेल्प क्या मिलता है, हम लोग एडवांटेज में देखेंगे। ऐसा आप समझ लीजिए कि अगर कल को कोई दूसरा डीबग कर रहा है या उस सॉफ्टवेयर में कुछ इन्हांसमेंट कर रहा है, तो उसे ये समझने में आसानी होती है कि अच्छा इस सेट ऑफ कोड्स से क्या हो रहा है, कौन सा फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, देखिए सीधा समझिए, आपको अगर बोला जाए कि 2 नंबर का प्रोग्राम लिखिए, तो इसके 2 अप्रोच हो सकते हैं। किसी ने लिख दिया क्या, पब्लिक क्लास A बनाया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसके अंदर एक मेथड बनाया क्या कि पब्लिक, उसके बाद कोई भी मेथड बना दिया, मान लीजिए वो रिटर्न कर रहा है इंट, तो पब्लिक इंट, और B उसका नाम दे दिया, 2 वैल्यू ले रहा है इंट A इंट B, और फिर रिटर्न कर दिया रिटर्न A प्लस B। एक तो हो गया ये अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि एक दूसरा हमने दिया प्रोग्रामर को कि भाई तुम भी लिखो एक 2 नंबर को एडिशन करने का प्रोग्राम। उसने क्या किया, सबसे पहले लिखा पैकेज, पैकेज का नेम दिया, देन उसने लिखा पब्लिक क्लास ऐड, ठीक है। उसके बाद उसने जस्ट उसके नीचे एक फंक्शन बनाया, उसने लिखा पब्लिक इंट डू ऐड। उसके बाद उसने 2 पैरामीटर लिया, इंट फर्स्ट नाम फिर इंट सेकेंड नाम, और उसके बाद उसके करली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न करवाया रिटर्न num1 प्लस num2। अब मतलब फर्स्ट num1 प्लस फर्स्ट num2। अब ये बताइए कि दोनों प्रोग्राम को अगर आपको दिखाया जाए एक कोड पे लिख करके, मीन्स या तो कागज पे लिख करके या IDE पे कहीं पे भी लिख करके, तो सबसे जल्दी जो समझ में आएगा आपके दिमाग में कि दोनों प्रोग्राम, ये तो हम एक बेसिक सा बता रहे, तो आप AB वाला भी समझ जाएगा कि अच्छा दोनों ऐड कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास एक 500 लाइन का कोड रख दिया जाए और उसके बाद इसी तरह का टेक्निक दोनों में यूज किया जाए, तो A प्लस B वाला समझने में आपको A प्लस B साल लग जाएगा। लेकिन ये वाला जो रहेगा ना, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप अगर
क्लास का नाम भी देख ले तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इस क्लास में कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से एलिमेंट है, ऐड से रिलेटेड है। और उसके बाद क्लास के अंदर जो मेथड है डू ऐड, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एडिशन को परफॉर्म कर रहा है ना, एडिशन को क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप लेकर चले कोडिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को फॉलो करें तो इससे चीजें काफी आसान हो जाती है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम है, और मेन चीज टाइम ही है, टाइम का बचत होता है। सो आगे हम लोग देखते हैं, दे यूजुअली मेक देयर ऑन कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट सूट्स देयर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट एंड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दे डेवलप। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, अपना खुद का कोडिंग स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को बनाती है डिपेंडिंग ऑन कि उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा गाइडलाइन सूट करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रामर टू मेंटेन द कोडिंग स्टैंडर्ड्स, अदरवाइज द कोड विल बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग कोड रिव्यू। देखिए प्रोग्रामर्स के लिए ये एकदम जरूरी है कि वो कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, अन्यथा कोड रिव्यू के समय उनका कोड क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा टेस्टिंग टीम के द्वारा, और उनको फिर से कोडिंग करना पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन में रूल होता है। आप लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा प्रोग्रामर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे है पर्पस ऑफ हैविंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स। कोडिंग स्टैंडर्ड्स को रखने का क्या पर्पस है, तो ए कोडिंग स्टैंडर्ड्स गिव अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस टू द कोड्स रिटन बाय डिफरेंट इंजीनियर्स। देखिए मेन क्या है, जैसे देखिए हम लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में तो नहीं होता है, हम लोग स्कूल जाते थे, तो स्कूल में क्या होता था कि सारे का एक यूनिफॉर्म होता था, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता था, सारे लोग पहन के गए एकदम सेम। तो उससे क्या होता था कि अपीयरेंस वाइज सारे सेम लगते थे, कोई ऊंचा नीचा इस तरह का नहीं लगता था, है ना, अलग अलग। तो इसी प्रकार कोडिंग स्टैंडर्ड्स को रखने का पर्पस क्या है कि जो कोड का अपीयरेंस रहे, अब ऐसा नहीं कि एकदम देखने में ए बी मिल रहा है, वो वाली बात नहीं है। कोड का जो ओवरऑल अपीयरेंस रहे वो क्या रहे, सेम रहे, डिफरेंट इंजीनियर्स के द्वारा, डिफरेंट डेवलपर्स के द्वारा लिखा गया है, तो भी लगे कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का ये कोड है, जो भी सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ गाइडलाइंस वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। हमने आपको बताया, अभी हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड को कि किस किस तरह के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। इट इंप्रूव्स रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, ये एकदम जरूरी है, रीडेबिलिटी तो है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कोड एंड इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो। देखिए कितना ज्यादा अच्छा एडवांटेज है, पर्पस है इसका क्या कि ये रीडेबिलिटी, एक तो ये रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है। मीन्स अगर हम प्रोग्राम को पढ़ रहे हैं, साथ साथ समझते भी जा रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, सी डी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम ऐड पढ़ रहे हैं, वो डू ऐड पढ़ रहे हैं, तो ये सारा समझ में, दिमाग में आते जा रहा है, अच्छा अच्छा ये हो रहा है, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव करता है, मीन्स क्या, आपका प्रोग्राम मेंटेनेबल होता है, कल को कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपर आ जाए, वो उसमें क्या कर रहा है, इनहांस कर रहा है, क्योंकि हमेशा तो आप ही नहीं रहिएगा, कोई दूसरा आया उसके फीचर में इन्हांसमेंट कर रहा है, तो उसे समझने में ही 1 साल ना लग जाए कि ये क्या इसने लिखा है। तो इसलिए यहाँ पे कोडिंग स्टैंडर्ड्स का यूज किया जाता है, और ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस कर देता है। जो प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह होती है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन कोड रीयूज एंड हेल्प्स टू डिटेक्ट एरर इजिली। यस, कोड रीयूज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, और एरर को डिटेक्ट करने में यहाँ पे आसानी मिलता है। कहाँ पे एरर आया है, अगर हम अच्छे से नेमिंग किए हैं, नेमिंग कन्वेंशन हमारा अच्छा, हमने कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, तो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है अपने बग को खोजने में, नहीं तो हमें खोजने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। तो आइए कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड से आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग भी इसे लिख सकते हैं। फर्स्ट हो गया लिमिटेड यूज ऑफ ग्लोबल्स, ठीक है। दीज रूल्स टेल अबाउट which types of data can be declared global and the data that can't be। मीन्स लिमिटेड यूज ऑफ ग्लोबल्स, ये स्टैंडर्ड बताता है कि कौन कौन टाइप का डेटा आप ग्लोबली डिक्लेयर्ड कर सकते हैं और किसे किसे ग्लोबली डिक्लेयर्ड नहीं करना है। ग्लोबल डेटा आप लोग समझ रहे हैं, जो सारे जगह से एक्सेसिबल हो सके, सारे फंक्शन उसको एक्सेस कर सके। लोकल ग्लोबल है ना, C++ में होता था, जावा में तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। तो अगर आप C++ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई वैसा उस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रही है,
तो वो लिमिटेड यूज ऑफ ग्लोबल्स एज अ स्टैंडर्ड्स रख सकते हैं कि किस किस ग्लोबल वेरिएबल को आप एज अ ग्लोबल डिक्लेयर कर सकते हैं, किस किस वेरिएबल को, डेटा को आपको एज अ ग्लोबल डिक्लेयर नहीं करना है। दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट की स्टैंडर्ड हेडर्स फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स। मीन्स देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेडर्स देना मीन्स कमेंट, एक तरह से कमेंट ही हो गया कि अलग अलग मॉड्यूल्स पे आप क्या करें, हेडर्स लगाएं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कोड। कोड के बेटर अंडरस्टैंडिंग और मेंटेनेंस के लिए आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोड उठाइए या आप किसी जावा के बिल्ट इन क्लास का जो डॉट क्लास फाइल हो, डॉट जावा फाइल हो, सोर्स कोड डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए। आप देखिएगा कि जितना कोडिंग लिखा हुआ है हर एक कोड के ऊपर में, हर एक फंक्शन के ऊपर में कमेंट किया हुआ रहता है। आप एक बार कीजिए, अभी जाइएगा इस लेक्चर को देखने के बाद किसी भी आप java.lang.string जो क्लास है उसके सोर्स कोड को आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है, नेट पे अवेलेबल है, नेट पे आपको मिल जाएगा। स्ट्रिंग क्लास का सोर्स कोड आप डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए एक बार। उसमें देखिए कितने सारे कमेंट किए हुए हैं, हर एक एकक जो उस स्ट्रिंग क्लास में जो ओवरराइड किया हुआ जो फंक्शन है, आपको जो मेथड मिलेगा वो सारा क्या रहेगा, कमेंटेड रहेगा। उसका जो अपना मेथड रहेगा ना, सारा लेंथ मेथड हो गया और भी सारे, वो भी आपको कमेंट किया हुआ रहेगा। हर एक ऊपर में कमेंट आपको दिखेगा, हेडर दिखिएगा यहाँ स्टैंडर्ड पार्टिकुलर हेडर, ताकि बाद में अगर कोई, जैसे हम रीड करेंगे अभी तो हमें समझ में आ जाएगा अच्छा ये टास्क परफॉर्म कर रहा है, बाद में कोई उसे डिबग कर रहा है या मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए भी आसानी हो जाती है। तो द हेडर ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स शुड फॉलो सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड इंफॉर्मेशन। अब हेडर क्या करना चाहिए, अलग अलग मॉड्यूल्स के कुछ स्टैंडर्ड वो भी फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई मॉड्यूल बनाया उसके ऊपर में कुछ भी हेडर लिख के निकल गए, ऐसा बात नहीं है। तो द हेडर फॉर्मेट मस्ट कंटेन बिलो थिंग्स दैट इज बीइंग यूज्ड इन वेरियस कंपनी, जो कि वेरियस कंपनीज में यूज होते हैं। जैसे आप देखिए अगर आप नेटबीन्स खोलिएगा और उसमें अगर आप कोई एक न्यू पैकेज बनाइएगा तो देखिएगा वो बाय डिफॉल्ट हेडर ऐड कर देता है, ठीक है। आप उस हेडर को हटा भी सकते हैं, लेकिन जावा में आप कोई पैकेज बनाइए नेटबीन्स खोल के तो वहां पे क्या होगा, अपने आप एक हेडर बन के आ जाएगा, उस हेडर को आप एडिट कर सकते हैं प्रॉपर। तो आखिर अलग अलग मॉड्यूल में हम लोग किन किन चीजों को हेडर में लिखना चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले तो नेम ऑफ द मॉड्यूल, मॉड्यूल का नेम क्या है, डेट ऑफ द मॉड्यूल क्रिएशन, मॉड्यूल कब क्रिएट किया और किसने क्रिएट किया, ऑथर ऑफ द मॉड्यूल। देन मॉडिफिकेशन हिस्ट्री, ऊपर में ही हमें लिख देना चाहिए कि क्या क्या हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया है। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, जैसे एक बार मॉड्यूल बन गया फिर अगर हमने कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद हमने उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया है एक दो टाइम्स, तो उस मॉडिफिकेशन के बारे में भी एकदम ब्रीफ, एकदम छोटा सा हिस्ट्री हमें वहां पे लिखना चाहिए हेडर्स में। देन सिनोप्सिस ऑफ द मॉड्यूल, अबाउट व्हाट द मॉड्यूल डज, मॉड्यूल आपका क्या करता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। डिफरेंट फंक्शंस सपोर्टेड इन द मॉड्यूल along with their इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स, जो भी डिफरेंट फंक्शन है जो कि सपोर्ट कर रहा है वो मॉड्यूल, और ग्लोबल वेरिएबल्स एक्सेस्ड और मॉडिफाइड बाय द मॉड्यूल, जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स वो मॉड्यूल एक्सेस कर सकता है या उसके वैल्यू को मॉडिफाई कर सकता है। तो इनमें से कई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो सकते हैं जो सर्टेन रूल्स फॉलो होते हों, कुछ ना फॉलो होते हों, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वेरी करता है। हमने आपको पहले ही बताया कि किस ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा स्टैंडर्ड सूट करता है, अकॉर्डिंग टू वो किस डोमेन में वर्क करती है उस टाइप का उनका स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक है। और ये ध्यान दीजिए कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपना अपना स्पेसिफिक कुछ रूल होता है। जैसे अगर हम लोग जावा की बात करें तो जावा में हमने पढ़ा था क्या कि वहां पे भी कुछ नेमिंग कन्वेंशन के रूल थे कि किस प्रकार से आपको वेरिएबल का नेम देना है, आपको किस प्रकार से जो आप फाइनल वेरिएबल बनाते हैं आपको सारे कैपिटल अपर केस में रखने। तो ये सारा कुछ उनका अपना नेमिंग कन्वेंशन होता है। अब क्या हमने देखा था कि हम उसे फॉलो नहीं भी कर रहे थे तो क्या कोई दिक्कत हो रही थी? बिल्कुल नहीं। ये कन्वेंशन है, आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बोल रहा है नहीं तुम नहीं करोगे तो एरर देंगे हम, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और स्टैंडर्ड्स को। नेमिंग कन्वेंशन देखिए आ गया,
अभी हम लोग बात कर रहे थे नेमिंग कन्वेंशन फॉर लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड फंक्शंस। किस प्रकार से जो लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल से कांस्टेंट और फंक्शन वगैरह का नेमिंग आप कर सकते हैं। तो सम ऑफ द नेमिंग कन्वेंशंस आर गिवन बिलो। Meaningful and understandable variable names helps anyone to understand the reason of using it। बिल्कुल हमने देखा था कि अगर मीनिंगफुल वेरिएबल नेम और अंडरस्टैंडेबल वेरिएबल नेम रहे तो हम उसे पढ़कर ही अंदाज लगा सकते हैं कि ये किस पर्पस के लिए ये यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लोकल वेरिएबल्स शुड बी नेम्ड यूजिंग कैमल केस लेटरिंग। कैमल केस आप लोग जानते हैं ना, कैमल कैसा होता है बताइए? आगे में क्या होता है? गड्ढा होता है, फिर उठा हुआ होता है, फिर गड्ढा। तो इसलिए इसका नेम कैमल केस पड़ा है। जैसे आपको लोअर केस से स्टार्ट करना है और जहां जहां न्यू वर्ड आए वहां क्या कर देना है, उसका फर्स्ट लेटर को अपर कर देना है, स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल देखिए लोकल डेटा, इसमें क्या है लोकल, हमने स्टार्ट किया स्मॉल से, लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ड उसमें ज्वाइंट हुआ हमने उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया। वेयर एज ग्लोबल वेरिएबल्स नेम शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ये ध्यान देना है कि ग्लोबल वेरिएबल्स का जो नेम हो वो कैपिटल से स्टार्ट हो और जहां जहां दूसरा वर्ड आए उसे भी हम क्या कर दें, उसे भी कैपिटल कर दें। इसमें से कुछ रूल्स हो सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो ना करती हो या कुछ एडिशनल रूल फॉलो करती हो, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं जो कि कॉमन है, जो कि यूज किए जाते हैं अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जावा में भी ये सेम कॉन्सेप्ट आपका चलता है। कांस्टेंट नेम्स शुड बी फॉर्म्ड यूजिंग कैपिटल लेटर्स। बिल्कुल हमने जावा में ही देखा था, जो फाइनल वेरिएबल्स थे उन्हें हमें क्या कर रहे थे, एज ए कैपिटल डिक्लेयर कर रहे थे। बिल्कुल पूरा उसका फॉर्मेट कैपिटल लिखते थे। जैसे ये कॉन्स डेटा है तो कॉन्स डेटा हम लोग क्या करेंगे, पूरा कैपिटल, ताकि अगर कोई पढ़े कहीं पे इंट कॉन्स डेटा तो उसे तुरंत वहीं पे पता चल जाए अच्छा ये क्या है। या कहीं पे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कॉन्स डेटा, कहीं पे उसने क्या करवा दिया, इसे इनिशियलाइज करवा दिया 1+5, तो वो समझ गया अच्छा ये फाइनल है, एक बार इनिशियलाइज हो गया उसके बाद काम खत्म। उसके बाद अब इससे हम दोबारा इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। जो भी उसका पर्पस हो वो उस समय वो समझ लेगा, बात खत्म, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इट इज बेटर टू अवॉइड द यूज ऑफ डिजिट्स इन वेरिएबल्स नेम। वेरिएबल नेम में डिजिट का यूज नहीं करने के लिए कहा जाता है, अवॉइड करने के लिए। ये एक नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए फॉलो कीजिए ना कीजिए। द नेम्स ऑफ द फंक्शन शुड बी रिटन इन कैमल केस स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। जो फंक्शन जो मेथड्स होते हैं उनका नेम कहा जाता है कि आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट कीजिए और कैमल केस कन्वेंशन को फॉलो कीजिए। The name of the functions must describe the region of using the function clearly and briefly। मीन्स जो फंक्शन का नेम हो वो क्लियरली बता रही हो, डिस्क्राइब करते हुए कि वो फंक्शन, वो मेथड आखिर किस टास्क को परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमने ऐड फंक्शन बनाया, सब्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया, इससे पता चल रहा है कि ये फंक्शन आखिर कर क्या रहा है, किस काम को परफॉर्म कर रहा है ना। जैसे अगर मान लिया जाए हमने किसी क्लास में 3 प्राइवेट वेरिएबल्स को बना दिया है ना, नेम बना दिया, रोल नंबर बना दिया और एक और कुछ बना दिया। हमने 2 फंक्शन बनाया ए और बी। एक क्या कर रहा है, नेम को सेट कर रहा है, एक नेम को गेट कर रहा है। तो इस हिसाब से हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन वही अगर हम फंक्शन का नेम दे दे सेट नेम, ठीक है, जो कि क्या कर रहा हो, एज अ पैरामीटर में स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा हो और इस नेम को सेट कर दे रहा हो, और गेट नेम में क्या कर दे रहा हो, वो रिटर्न कर दे रहा हो नेम को। तो हमें नेम से पता चल रहा है सेट नेम, जो नेम है फंक्शन का, मेथड का, उससे मालूम चलता है कि ये फंक्शन नेम को सेट कर रहा है। और गेट नेम, ये फंक्शन क्या कर रहा है, नेम को गेट कर रहा है, मीन्स नेम हमें ये रिटर्न करके देगा। तो कुछ इस तरह से आपका फंक्शन मेथड का नेम होना चाहिए। ये था आपका नेमिंग कन्वेंशन। और भी बहुत सारे कन्वेंशन है, आइए सारे हम लोग देखेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडेंटेशन, प्रॉपर क्या है ये, इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन क्या होता है आप लोग देखते हैं, जब भी आप कोई भी ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं तो एक टैब आपका इधर चल जाता है ना, तो वही होता है इंडेंटेशन। तो प्रॉपर इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड।
प्रॉपर इंडेंटेशन बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है, ताकि आपका कोड का रीडेबिलिटी अच्छे से हो सके, है ना। हम लोग हमेशा कहते हैं कि क्या कर्ली ब्रेसेस का ध्यान रखना है, कहाँ पे ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ है। हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं कि कर्ली ब्रेसेस ओपन करें, उसको आप 10 स्टेप के बाद क्लोज करें या जस्ट वहीं पे क्लोज कर दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमने कहा पहले भी कि स्टैंडर्ड है, गाइडलाइन है, आपकी मर्जी। प्रोग्रामर्स शुड यूज व्हाइट स्पेसेस प्रॉपरली। व्हाइट स्पेस का यूज प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। व्हाइट स्पेस मीन्स वही ब्लैंक स्पेस हो गया। सम ऑफ द स्पेसिंग कन्वेंशंस आर गिवन बिलो। कुछ स्पेसिंग कन्वेंशन नीचे दिए गए, आइए हम लोग देखते हैं। देयर मस्ट बी अ स्पेस आफ्टर गिविंग अ कॉमा बिटवीन टू फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। बिल्कुल, जब आप किसी फंक्शन में आर्गुमेंट दे रहे हो तो कॉमा के बाद, कॉमा से चूंकि सेपरेट करते हैं, कॉमा डेलिमीटर की तरह काम करता है, तो कॉमा देकर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पैरामीटर को जब भी हम लोग लिखते हैं, दूसरे आर्गुमेंट को, तो वहां पे एक स्पेस हमें देना चाहिए। हम लोग ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसे किसी एडिटर में लिखें और जब आप उसे सेव करेंगे तो देखिएगा वो ऑटोमेटिकली क्या करता है ना, कॉमा दे देता है, वहां पे स्पेस दे देता है। ठीक है। ईच नेस्टेड ब्लॉक शुड बी प्रोपरली इंडेंटेड एंड स्पेस्ड। जो भी नेस्टेड ब्लॉक हो, मीन्स ब्लॉक के अंदर जो दूसरा ब्लॉक हो वो प्रॉपरली इंडेंटेड हो। इंडेंटेड मतलब क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एक ब्लॉक स्टार्ट हुआ, उसके बाद दूसरा ब्लॉक थोड़ा उसके एक टैब छोड़कर स्टार्ट हो, ताकि प्रॉपर मैनर में लगे प्रोग्राम देखने में। Proper indentation should be there at the beginning and at the end of the each block in the program। हर एक स्टार्टिंग ब्लॉक में और एंडिंग ब्लॉक में अच्छा से इंडेंटेशन लगा होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं सारे। ऑल ब्रेसेस शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन। हर एक ब्रेसेस एक न्यू लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। एंड द कोड फॉलोइंग द एंड ऑफ द ब्रेसेस ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन। और जो भी कोड एंड कर रहा हो, मीन्स जहां पे ब्रेसेस एंड हो रहे हो, वो भी एक न्यू लाइन में होने चाहिए, सेपरेट लाइन में। ये इसका कहने का मतलब है। यहाँ पे कुछ आप यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, ये सर्टेन कोडिंग स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस है। आइए हम लोग 4-5 और देखते हैं। एरर रिटर्न वैल्यूज एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग कन्वेंशंस। All functions that encountering an error condition should either return 0 or 1 for simplifying the debugging। मीन्स ये डिबगिंग के रिलेटेड है कि अगर कोई फंक्शन है जो कि कोई एरर कंडीशन को इनकाउंटर कर रहा है, मीन्स उसमें किसी प्रकार की एरर अगर हो रही हो, तो वो क्या करे, 0 या 1 क्या करे, उस समय रिटर्न करे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ताकि डिबगिंग आसान हो सके। छठा है क्या, अवॉइड यूजिंग अ कोडिंग स्टाइल दैट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल, कोड शुड बी इजिली अंडरस्टैंडेबल। आपका कोड इजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोड सिर्फ आपको ही समझ में आ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन आप ही को बार बार खींच के ला रही है कि अच्छा चलिए प्रोग्रामिंग कीजिए, हमें समझाइए। ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन आपको उसी दिन निकाल देगी। तो द कम्प्लेक्स कोड मेक्स मेंटेनेंस एंड डिबगिंग डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। जो कम्प्लेक्स कोड होता है वो एक तो डिबगिंग और मेंटेनेंस को सबसे ज्यादा दिक्कत बना देता है ना, किस तरह से मेंटेनेंस किया जाए समझ में नहीं आता है, ऊपर से एक्सपेंसिव भी होता है। आगे है अवॉइड यूजिंग एन आइडेंटिफायर फॉर मल्टीपल पर्पसेस। बिल्कुल, एक ही नेम का यूज आप बार बार मल्टीपल पर्पस के लिए ना करें। आइडेंटिफायर हम लोग जानते हैं जावा में क्या होता है, कोई भी नेम, आइदर क्लास नेम, लेवल नेम, ब्लॉक नेम, इंटरफेस नेम, पैकेज नेम, किसी का भी नेम। So each variable should be given a descriptive and meaningful name indicating the reason behind using it। हर एक जो भी वेरिएबल हो उसको एक डिस्क्रिप्टिव नेम दिया जाए। डिस्क्रिप्टिव करने का मतलब क्या, उसके पीछे उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हो, थोड़ा सा रीजनेबल हो, पता चले कि ये किस रीजन के लिए, किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। This is not possible if an identifier is used for multiple purposes and thus it can lead to confusion to the reader। ऐसा नहीं हो सकता अगर आप एक ही आइडेंटिफायर का यूज मल्टीपल पर्पसेस के लिए डिफरेंट जगह कर रहे हैं तो ये रीडेबल नहीं हो पाएगा। जैसे आपने वही ए बी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, इंट ए इंट बी, फिर दूसरे मेथड में भी इंट ए इंट बी आपने बना दिया, जो भी आपने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया उसको भी इंट ए इंट बी कर दिया, तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ए बी क्या खेल हो रहा है भाई, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको कुछ ऐसा वेरिएबल का नेम देना है जो कि पार्टिकुलर समझ में आए। जैसे आपने स्ट्रिंग नेम लिखा तो समझ में आ रहा है, अच्छा ये नेम है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये एज अ स्ट्रिंग, मतलब इसमें हम लोग स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही होगा। हम लोग
अंदाज तो लगा सकते हैं, है ना। आइदर आप इंट नेम भी कर सकते हैं, लेकिन एक कोडिंग कन्वेंशन इस तरह से इसीलिए ही बनाया गया है। आप लोग करने का तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मोर इट लीड्स टू द मोर डिफिकल्टी ड्यूरिंग फ्यूचर इन्हांसमेंट। बिल्कुल, अगर फ्यूचर में कुछ इन्हांसमेंट हो रहा है तो वहां पे डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए एक आइडेंटिफायर का मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज अवॉइडेड है, नहीं करना चाहिए। आगे है कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। बिल्कुल, कोड हमारा वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और कमेंटेड होना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग इजीली। कमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेटमेंट्स इंक्रीज द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द कोड। कमेंट से क्या होता है, जो भी रीडेबल है, हमारा प्रोग्राम रीडेबल बन जाता है। हमारा प्रोग्राम में क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग कमेंट हम लोग लिखते हैं। आगे है लेंथ ऑफ फंक्शंस शुड नॉट बी वेरी लार्ज। बिल्कुल, देखिए फंक्शन या मेथड बनाए किस लिए जाता है, टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हम लोग ऐसा ना करें कि एक मेथड में डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवा रहे हो, ये बिल्कुल भी एकदम रिकमेंडेड नहीं है, ये अवॉइडेड है, ठीक है। आप हर एक टास्क के लिए अलग अलग मेथड बनाएं, अलग अलग फंक्शन बनाएं। सो लेंथी फंक्शंस आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई फंक्शंस शुड बी स्मॉल इनफ टू कैरी आउट अ स्मॉल वर्क। स्मॉल वर्क करने के लिए, और ज्यादा बड़ा वर्क है तो उसको फिर आप डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दीजिए। लेंथी फंक्शंस शुड बी ब्रोकन इनटू अ स्मॉल वंस फॉर कंप्लीटिंग अ स्मॉल टास्क। जो भी लेंथी फंक्शंस हो उसको आप डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दीजिए ना, क्योंकि एक टास्क के लिए एक ही फंक्शन रखिए, एक ही मेथड रखिए, ताकि रीडेबल भी रहे, प्रोग्राम समझ में भी आए इजिली, ठीक है। आगे है लास्ट, ट्राई नोट टू यूज गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट का यूज करने के लिए नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया, हमने पढ़ा था जावा में कि दो अनयूज्ड कीवर्ड्स थे, है ना। क्या क्या थे, गो टू था और एक देखिए क्या था, देखिए याद नहीं आ रहा है, भूल गए हम, ठीक है। सो गो टू स्टेटमेंट मेक्स द प्रोग्राम अनस्ट्रक्चर्ड, thus it reduces the understandability of the program and also debugging becomes difficult। हम लोगों ने देखा था कि गो टू का यूज करने से प्रोग्राम हमारा क्या हो रहा था, कंट्रोल फ्लो उसका अनस्ट्रक्चर्ड हो जा रहा था, इसलिए गो टू कीवर्ड को बैन कर दिया गया था जावा में। लेकिन अभी भी किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप गो टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अवॉइडेड है, इसका यूज करना रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टूडेंट कुछ सर्टेन कोडिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोडिंग स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस क्या है, अब सिलेबस में है तो पूछा तो जाएगा ही, तो आपको ये लिख देना है। साथ में स्टैंडर्ड्स भी कुछ, अब हमने 10 बताया है, 4 नंबर में पूछा गया तो आप 4-5 भी लिख रहे हैं तो वो इनफ है फुल मार्क्स के लिए। लेकिन अगर 6 मार्क्स में पूछा गया तो आपको कम से कम 8-10 तो लिखना ही पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि अच्छा इसने फुल मार्क्स के लायक इसने अपना आंसर को लिखा है। आगे हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। पर्पस ऐसे हमने देख लिया था, लेकिन एडवांटेज एक बार देख लेते हैं, पूछ दिया जाए एग्जाम में, क्या भरोसा। सो कोडिंग गाइडलाइंस इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड रिड्यूसेस द डेवलपमेंट टाइम। बिल्कुल, कोडिंग गाइडलाइंस क्या करता है, इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है और सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट टाइम है उसको थोड़ा रिड्यूस करता है ना। हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी, अगर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो टाइम है वो पूरा डेवलपमेंट टाइम की बात कर रहा है ना, SDLC की टाइम की बात कर रहा है। तो जो मेंटेनेंस का टाइम है वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, जिससे हमारा डेवलपमेंट का टाइम डिक्रीज हो जा रहा है। Coding guidelines help in detecting errors in the early phases, so it helps to reduce the extra cost incurred by the software project। कोडिंग गाइडलाइंस हमें हेल्प करता है एरर को डिटेक्ट करने में अर्ली फेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसके कारण जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में खर्च होने वाला था उससे बच जाता है। थर्ड पॉइंट है क्या, इफ कोडिंग गाइडलाइंस आर मेंटेन्ड प्रॉपरली देन द सॉफ्टवेयर कोड इंक्रीजेज रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। वही सेम बात है, डज इट रिड्यूसेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। हम लोग जान चुके हैं रिडेबिलिटी से इंक्रीज हो जाता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कॉम्प्लेक्सिटी कोड का अपने आप रिड्यूस हो ही जाना है। इट रिड्यूसेज द हिडन कॉस्ट फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। जो हिडन कॉस्ट है, जो हमें पता नहीं चलता है, जैसे हमने अभी देखा ना कि ये क्या कर रहा है, एरर को अर्ली फेज में डिटेक्ट कर दे रहा है, जिससे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो थोड़ा बच जा रहा है, तो इन सभी को ये रिड्यूस करता है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस क्या होता है, हमें कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस का यूज क्यों करना चाहिए, आखिर हम लोग यूज करें तो
क्या फ़ायदा है इसका, है ना, क्यों यूज करें हम लोग, एडवांटेज देख लिए, पर्पस देख लिए, कुछ सेट ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड्स हमने देखा, कुछ देखा है सेट ऑफ, ऐसे बहुत सारे हैं, हमने कुछ को देखा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम लोग एग्जाम में लिख सकें। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए। और ये देखिए टेलीग्राम का हमारा लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो भी नोट्स वगैरह होता है वो आपको पहले ही दे दिया जाता है, और वैसे आप चाहें तो नोट्स को डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो, ईच एंड एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इसमें जो है टाइम वगैरह टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है कि किस समय वीडियो अपलोड होने वाला है, क्या होने वाला है, आज आएगा या नहीं। तो आप अपने इन्फॉर्मेशन के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।